विदूषक, कई मान्यताओं के धार्मिक ज्ञाता, कवि, लेखक, दार्शनिक, समाज सुधारक, ये कोई अलग अलग लोग नहीं, एक ही व्यक्ति के अलंकार हैं, बाबा नागार्जुन। 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलक्का गांव में विद्यानाथ मिश्र का जन्म हुआ था। उसके बाद वो इसी घर में पले और बड़े हुए। एक छोटी सी उम्र में जीवन की कठिन सच्चाई से उनका सामना हो गया। 6 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का निधन हो गया था। पिताजी से उन्हें वो सुख नहीं मिला जो एक पुत्र को मिलता है, और शायद यही वजह रही होगी कि वो भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि जब बच्चा होता है तो 18, 19, 20 वर्ष तक पिता हाथ हथेली पर रखता है उसको, और तब वो बच्चा कुछ होता है। हर पिता के कर्तव्य है एक उम्र के बाद वो बच्चे को कहे कि तुम मुझे अपनी हथेली पर रखो। ये सीख मुझे सबसे बड़ी सीख मिली। इन्होंने मेरा पालन किया, मैं इनका पालन करूं। अपने रिश्तेदारों के घर पर पलकर वो बड़े हुए। अपनी बुद्धि और पढ़ाई के प्रति रुचि उन्हें स्कॉलरशिप दिलाती रही। कभी भी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई। एक यही तो धन था उनके पास, उनकी शिक्षा, जिसके बल पर वो दुनिया को जीतने की काबिलियत रखते थे। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत के अलावा प्राचीन पाली व प्राकृत भाषाओं का भी ज्ञान था नागार्जुन को। इतना ही नहीं, इन सभी भाषाओं का उपयोग वो अपनी सोच और लेखन में करते थे। और हाँ, बंगाली भाषा भी अच्छी तरह से जानते थे वो, क्योंकि बंगाली अखबार के लिए भी लिखते थे। सचमुच भाषाओं के ज्ञान सागर समान थे नागार्जुन। पिता के तौर पर नागार्जुन एक अच्छे पिता थे, बहुत ही अच्छे। मुझे नहीं याद पड़ता है कि उन्होंने किसी बच्चे को एक चांटा भी मारा हो कभी। वो सारा कुछ हमारी माँ का दायित्व था। पैसे की तंगी शुरू से ही रही हम लोगों के पास, क्योंकि नागार्जुन का कभी कोई रेगुलर इनकम नहीं रहा। इस वजह से हम लोगों की पढ़ाई टूटती जुड़ती रही। क्योंकि आया तो एक बार में बहुत पैसा आ गया, नहीं आया तो साल भर नहीं आ रहा है। चूँकि खेत वगैरह है नहीं हम लोगों के पास, नागार्जुन के पास नहीं था जमीन जायदाद कि होता है ना, गांव में रहे तो अनाज उपजा आया उससे चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। हमारी माँ ने बहुत परिश्रम करके नागार्जुन को स्वच्छंद विचरण करने के पीछे अपराजिता का हाथ है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक गानी खुदिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही कस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। आंगन ऊपर धुआं उठा कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। उन्होंने अपने जीवन में सुख का आनंद नहीं भोगा। उनके जीवन में दुख ही दुख था। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नागार्जुन ने देश भर में भ्रमण करते हुए बिताया। ये 1930 से लेकर 1940 तक की बात है। अलग अलग संस्कृतियों से उनका परिचय होता चला गया, जिससे उनके लेखन को मिली पूरे भारतवर्ष की एक झलक, समाज के विभिन्न वर्गों की एक झलक, सामाजिक और राजनीतिक कटक्ष की झलक, आम से खास इंसान के दुख दर्द की झलक, व्यंग्यतम दृष्टिकोण की झलक। ये वो युग था जब यात्रा के उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। उनके लिए कविता जो है वो दूर की कौड़ी या दूर का तारा नहीं होती थी। वो हमेशा जो कविताएं लिखते भी थे तो अपने आसपास की दुनिया पे और उन जगहों पर उन बातों को अंडरलाइन करते थे, रेखांकित करते थे, जिसको देख करके आप भी कहीं आ रही तो हमने देखा था। जैसे अगर बस का जो ड्राइवर है
उसने अपने हैंडल के बगल में कुछ चूड़ियाँ लटका रखी हैं, तो उन्होंने कविता लिखी गुलाबी चूड़ियाँ। और उन्होंने बोला कि ड्राइवर है तो क्या हुआ, एक ऐसी बच्ची का बाप भी तो है जो जाएगा तो अपनी बेटी को गुलाबी चूड़ियाँ देगा। ये वर्सेटैलिटी जो बाबा नागार्जुन की थी, जो हर तरीके के हर तबके के लोगों की भाषा के में ही बोल लेते थे अपनी कहानी इतनी आसानी से। कोई उन्होंने दरवाजा बंद नहीं कर रखा था। जो जैसे बोलता था, रिक्शे वाला जैसे बोलता है वैसे, जो रानी की भाषा है रानी की भाषा, जो राजा रानी सब कुछ वो वैसे ही पकड़ लेते थे। और यही बात उनको बहुत बड़ा बना देती है। एक प्रखर दार्शनिक की तरह उन्हें सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की चाहत थी, और यही चाहत उन्हें ले आई श्रीलंका के बौद्ध मोनेस्ट्रीज की चौखट पर सन 1935 में। मोनेस्ट्री की चौखट वो तभी लांघ पाते जब उनका नाम बौद्ध धर्म से जुड़ा। उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसी समय उनका नाम नागार्जुन रखा गया। वो नागार्जुन इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। 3 वर्षों तक श्रीलंका के मोनेस्ट्री में रहकर जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म के विचारों को भी जाना। और फिर 1938 को भारत लौटे और बिहार के पेजेंट मूवमेंट से भी जुड़ गए। भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। जमीन यदि आपकी है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये फिरंगी बड़े बड़े जमींदारों के साथ मिलकर अगर वो मिले हुए हैं तो हम संगठित हैं। हमारे संगठन का नाम एकता है और उनके संगठन का नाम स्वार्थ। एकता के आगे स्वार्थी समझौतों की क्या मिसाल। बड़े जमींदार और फिरंगी हमसे करते हैं जबरदस्ती बाबू, और फिरंगियों की गोली के सामने कैसे लड़ सकते हैं? फिरंगियों की तो जबरदस्ती करने की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके सामने झुक जाएं। अरे भाई रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो? रुको। तुम लोग हमें तो कैद कर सकते हो, लेकिन इन किसानों के दिल में उठे विद्रोह को नहीं। शराब प्रतिबद्ध हूँ, शब्दबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ। बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया रसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों की सही राह बतलाने के लिए अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ। हाँ जी हाँ, सतदा प्रतिबद्ध। नागार्जुन के जीवन काल में उनपे बहुत आक्षेप लगे। जैसे उन्होंने आपातकाल का विरोध किया, जेल गए, जेल से छूटे और उस संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के जमाने में आंदोलन चला था बिहार में, उसकी आलोचना भी की और यहाँ तक कहा कि मैं भटक कर वेश्या की गली में चला गया था। तो नागार्जुन के जीवन में उतार चढ़ाव विचारधारा की दृष्टि से आते हैं, लेकिन जहां तक उनके कवित्व का प्रश्न है, नागार्जुन जैसा जनप्रिय और लोकप्रिय कवि हिंदी में समकालीन कविता में दूसरा नहीं। 1939 से लेकर 1942 तक वो कैद में थे। कैद में रहने के बावजूद भी उनके कलम की धार कम नहीं हुई और न ही उनके सोच की प्रभा। ये वो समय था जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन रचनाएं लिखी, लेख लिखे, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। 1969 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। उस समय भारत अंग्रेजों की बेड़ियों को काटने के बाद अपने सामाजिक बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहा था। तब नागार्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से लेखन के साथ साथ समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। इसी मकसद से वो जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन से भी जुड़े। अरे भाई, कब तक चलेगी ये हड़ताल? जब तक बिहार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इस हड़ताल के चक्कर में आप लोग ही मिट जाएं। इसके लिए यदि मिट भी गए तो भी कोई गम नहीं। छात्र देश का भविष्य है। भविष्य भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए यदि मरना भी पड़े तो भी कम है। देखते हैं।
क्या हम छात्र कभी खुशी की हवा में सांस ले पाएंगे? जयप्रकाश नारायण जी ने ये मुहिम इसीलिए तो चलाई है। वो हवा जरूर बहेगी जिसमें तुम लोग निश्चिंत होकर सांस ले सको। वो दिन अवश्य आएगा। वो अपने बाल बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, सारा भारत वर्ष के बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये 2-3-4 बच्चों को पर मैं क्या ध्यान दूं? मुझे तो पूरे भारत वर्ष के बच्चों पर ध्यान देना है। मैं उनके विषय में सोचता हूं, इसीलिए मैं घूमने जाता हूं, देखता हूं और उस दृश्य को देखकर मैं कविता बनाता हूं या उसके विषय में उसकी कहानी या जीवनी लिखता हूं। ऐसा कोई उनको कोई बांध नहीं पाया, किसी भी धर्म में नहीं बांध पाया, ना कोई पार्टी उनको बांध पाई। लोग कहते हैं वामपंथी वो रहे, ठीक है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कुछ किया था शुरू में और बाद में, लेकिन उसका विरोध भी उन्होंने उसी रूप में किया। फिर जब अलग हुए तो अलग ही होते गए। कम्युनिस्ट पार्टी बाद CPM हुई तो उसमें आए, जो नया चीज़ होता था ना वो उनको आकर्षित करता था। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद वो CPM में भी एक विचारधारा अलग हुआ, जनवादी लेखक संघ हुआ, आप लोग शायद जानते होंगे। उसका जब उद्घाटन हुआ तो उसमें ये मंच पर थे, उसमें भी थे। तो इस तरह से था इनको मतलब कुछ जो चीज़ अच्छा लगा, नया है, अच्छा है, उसमें मैंने पहले ही बताया कि उसमें ये बहुत डूब जाते थे। उसके बाद लगता था कि इनको ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत खराब लगा तो माहौल उससे अगर बिगड़ रहा है तो उस चीज़ से वो अलग हो जाते थे। पराधीन भारत में ही नहीं बल्कि स्वाधीन भारत में भी नागार्जुन देश के लोगों के लिए जेल गए, लेकिन क्या जेल की सलाखें अंगारों को रोक पाई? नागार्जुन की कलम से शब्द नहीं अंगारे बरसते थे। उन्होंने पढ़ने वालों के मन में सामाजिक बदलाव की चिंगारी जला दी थी। बाकी बच गया अंडा एक कविता है बाबा नागार्जुन की, 1950 में जो लिखी गई थी। अब देखिए 1950 में वो क्या क्या देख रहे थे हिंदुस्तान के बारे में। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 पूत भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। अब बाकी बच गया अंडा पे कविता बनाना, जैसे हम लोग स्कूल में ये सब उस समय के स्कूल में यूज होता होगा, उस समय बहुत बच्चे प्रयोग करते होंगे कि और क्या 0 बटा सन्नाटा या इस तरीके का, ये चीज पकड़ पाना कि बाकी बच गया अंडा, उसको कविता बना लेना, यही बाबा नागार्जुन को बहुत बड़ा बना देती है। इतने बातें समझ पाना, या जैसे जो चूड़ियां, एक ड्राइवर की बच्ची के लिए चूड़ियां मांगी और वो ड्राइवर की कहानी, वो उस चीज को देख पाना, एक लेखक के लिए वहां पे जाना उस तबके में, उसको वैसे बताना और बावजूद उसके उसको बार बार शक्ति देते रहना लड़ने की कि नहीं नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात थी ना। यही उनको बहुत अलग बनाती है, वो ताकत देना, क्योंकि वो खुद ही लड़ते थे, वो खुद ही हीरो थे और वही सिखाते थे। वो सामने दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि केवल लिख रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम लोग कमरे में बैठ के लिख देते हैं बड़ी बड़ी बातें और जब खुद करने की बात आती है तो कुछ नहीं करते। जैसा आजकल हो रहा है कि फेसबुक पे बहुत लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, लेकिन सही में जहाँ पे क्रांति करने के लिए आपको जाना है वहां पे गए, फोटो खिंचाए, चले आए। जबकि अगर बाबा होते तो वहां रात भर बैठे रहते। ऐसा नहीं होता कि जाके फोटो खिंचा के चले आए होते। क्या आप जानते हैं महाकवि तुलसीदास के बाद नागार्जुन ही हैं जो एक साथ समान दक्षता के साथ समाज के सभी वर्गों के बारे में लिख सकते थे। जितनी सरलता से वो समाज के उच्च वर्ग के लोगों के बारे में लिखते थे, उतनी ही आसानी से वो समाज के निम्न और गरीब वर्ग के लोगों की परिस्थितियों को दर्शाते थे। जो एक पंक्ति आती है संविधान के लिए, देश के द्वारा देश की जनता के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि जनता का कवि, जनता की भाषा में जनता की सोच और अग्रगामी चेतना की कविता, जहाँ पर जनता के मन को क्या अच्छा लगेगा, इसके अलावा जनता को क्या कहना चाहिए, ये वो भी बोलते थे। बादल को गिरते देखा है मंत्र कविता, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी,
फसल, तुमने कहा था, ये सब उनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। नागार्जुन की हटकर विषयों पर लिखने की कला उन्हें भीड़ से अलग करती है। मादा सुअर, कटहल, पैना दांतों वाली, ये सब उनकी वो रचनाएं हैं जो सामाजिक परिस्थितियों को जमीनी भाषा में दर्शाती है। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। वो इंदिरा गांधी पे ऐसी कविताएं लिख सकते थे। इंदिरा गांधी वो ये भी लिख सकते थे कि इंदु जी क्या हुआ आपको, इतनी जल्दी भूल गई अपने बाप को, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इसलिए और ये कविताएं ऐसी हैं कि जो जनता की जुबान पे चढ़ जाने वाली हैं। इसके अलावा उनका एक और पक्ष है उनके गद्य लेखन का। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं और उसमें जैसे एक उपन्यास है रतिनाथ की चाची। आज बहुत नारी विमर्श की बात की जाती है। अगर नारी विमर्श सच्चे रूप में देखना हो उस जमाने में, बगैर किसी नारे के, बगैर किसी आंदोलन के, तो रतिनाथ की चाची उपन्यास पढ़ने लायक है। और इसमें ये एक चीज और भी कि बिहार में दो ही लेखक ऐसे हैं जिन्होंने वहां की जन संस्कृति की नब्ज पे हाथ रखा है। एक फणीश्वरनाथ रेवण और दूसरे नागार्जुन। बाबा नागार्जुन जब लिख रहे थे तो वो सभी पे बराबर हथौड़ा, सभी वर्गों पर बराबर वार कर रहे थे और हथौड़ा ऐसे चला रहे थे कि हम लोग को चोट तो लगे लेकिन हम लोग संभल जाएं। वो पहले से आगाह कर रहे थे। जो उनके जो विषय भी थे जैसे मादा सुअर, कटहल, और फिर एक तरफ वो लिखते हैं आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। वो हर कहीं पे किसी कोई बख्श नहीं रहे थे वो किसी को, और यही उनकी अच्छी बात थी। और यही चीज जैसे जो बाकी लेखक थे वो अपने चरित्र को हीरो बनाते थे, बाबा नागार्जुन खुद में ही हम लोग के हीरो थे। क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे बड़े लेखक जब चुप हो गए थे तब बाबा तब भी खामोश नहीं थे। वो तब भी किसी को नहीं छोड़ा था, उनको कोई परवाह नहीं थी आगे पीछे क्या होगा। वो सही मायने में ही कबीरदास का, मुझे लगता है कि दोबारा अगर कबीरदास पैदा होते तो उनकी शक्ल बाबा नागार्जुन से जरूर थोड़ी बहुत मिलती या पूरी तरीके से मिलती। जब हम इंटर में पढ़ते थे तब इनका एक कविता हमने पढ़ी मैथिली में। उसी समय हमें हुआ इतने बड़े साहित्यकार जब उनसे मुलाकात होती, चाहे उस परिवार से हम मिल सकते तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन जब हमारा मैरिज इनसे हुआ, उनके छोटे पुत्र से, तो हम बहुत खुश हुए। हम कुछ नहीं देखे, घर बार कुछ नहीं देखे, और ये हमें बहुत मानते थे, अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। इसलिए जब भी इनको हम देखते हैं तो इनको हमारे आंख से आंसू आ जाता है। और इनके में ये बहुत बड़ी खासियत थी, जो ये बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझते थे। हम लोग को जो माथा पर सर पर पल्लू नहीं लेने का आदत है, यही है। कभी किसी को पल्लू नहीं लेने देते थे सर पे, शुरू से ही। देख रहे हैं फोटो में भी आप देख रहे होंगे। अति संवेदनशील वो थे, भयंकर गरीबी में जीते थे, लेकिन संवेदनाएं वो गरीबी को ऊपर आने नहीं देता। बहुत अच्छे पिता थे। हम 4 भाई को बहने, काफी भरपूर स्नेह मिला। मैं बड़ा लड़का हूँ उनका, और बचपन से बीमार, लेकिन अद्भुत स्नेह मिला। और लगता है कि वो स्नेह है उनका जो एक अभी भी अप्रत्यक्ष छाया मेरे साथ चल रही है। जमीन से जुड़े भी, गगन में उड़े भी, नागार्जुन पर यह पंक्ति बिल्कुल सिद्ध साबित होती है। ऐसे महान लेखक और कवि के जीवन के कुछ किस्से आज गंगा गौरव के इस एपिसोड में हम दिखा पाए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप नागार्जुन के लेखन का आनंद लेते रहिए।